नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं हूं रघुभाई एम पटेल, शाह एसडी हाई स्कूल कुकरवाड़ा, कक्षा 9 विषय हिंदी के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पाठ 12 रानी का अभ्यास करेंगे। रानी पाठ की लेखिका है महादेव वर्मा और साहित्य प्रकार है रेखाचित्र। तो लेखिका का परिचय देखते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 और मृत्यु 1983 को। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात नीर भरी दुख की बदरी और तुमको नींव में ढूंढा, तुम में ढूंढी पीड़ा कहने वाली सहृदयी, भावुक, अत्यंत संवेदनशील और समग्र नीव सृष्टि का अनुकंपा वर्षण करने वाली छायावादी युग की अप्रतिम रचनाकार। छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं: प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला। इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा तो पंत प्रकृति के कोमल कांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहचाने गए। निराला अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए तो महादेवी धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवयित्री के रूप में पहचानी गई। फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भ नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई। मुख्यतया महादेवी कवयित्री ही नहीं रही, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकार, रेखा चित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रही। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और कुलगुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में अपने अनुपम योगदान दिया है। निहार, रश्मि, निर्जा, शौच गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि आपकी बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं हैं। यहाँ रानी नामक एक घोड़ी उनके 2 साथी निक्की और रोजी के साथ आई है, सम्मिलित है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्र अंकित किया है। ऐसा लगता है यह नेवला, यह कुत्ती और यह घोड़ी हमारे सामने ही है। पशु, पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम सलगता नजर आता है। तो महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से बहुत गहरा लगाव था। उन्होंने उनसे संबंधित बड़े दिलचस्प और मार्मिक संस्मरण लिखे हैं। प्रस्तुत संस्मरण एक घोड़ी का है। उसका नाम रानी था। लेखिका को बचपन में उससे बहुत प्यार था। लेखिका रानी के साथ निक्की, नेवला और रोजी, जिसका नाम रोजी जिसे कुतिया को भी वो नहीं भूली है। महादेव जी की सहृदयता पाठक का दिल छू लेती है। यहाँ पर भावी पीढ़ी के लोगों के मन में पशु पक्षियों के प्रति दया भाव, प्रेम भाव जागृत करने का प्रयास इस पाठ में किया गया है। तो शुरू करते हैं रेखा चित्र रानी। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। रियासत यानी अमीरी होने के कारण इंदौर जो एक मध्य प्रदेश का नगर है, तो इंदौर में जाए तो वहाँ शानदार घोड़े और सवारों की अधिकता हमें दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेज़ों के
बच्चों के छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गधों जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञान वर्धन किया था। ज्ञान वर्धन यानी ज्ञान बढ़ाना। रामा की कहानियों में राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाल देता था। इन्हें गधे पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि उन्हें दंड मिला है। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है। यानी कि हमारे घर का नौकर था, उसका नाम रामा था। हम जब छोटे छोटे अंग्रेज़ों के बच्चे को छोटे टट्टों या सफ़ेद गधों पर बैठते देखते हैं तो हम रामा से पूछते और रामा हमारे ज्ञान को बढ़ाता था कि रामा बताता कि राजा अपराधी को गधे पर चढ़ाकर देश निकाल देता था। पहले के समय में कोई अपराधी हो तो उसे दंड के रूप में गधे पर बिठाकर देश निकाल दिया जाता था। तो अंग्रेज़ों के बच्चे को सफ़ेद गधों पर बैठते देखकर हम रामा से पूछते हैं उन्हें किसका दंड मिला है। रामा के पास हमारी हर जिज्ञासा का समाधान होता था और उसने कहा विलायत में ऐसे गधे नहीं होते, इसलिए उसे यहाँ भारत में भेजा गया, ऐसा रामा ने कहा। और इस तरह रामा ने हमारी जिज्ञासा का समाधान किया। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र यानी मेमोरेंडम दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। मौखिक यानी जुबानी, स्मृति पत्र यानी याद दिलाना। यदि अन्य बच्चे को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी अधिकार मिलना चाहिए। हम तीनों बच्चों ने बाबूजी को याद दिलाते हुए कहा कि दूसरे बच्चों की तरह हमें भी घोड़े पर बैठने का अधिकार मिलना चाहिए। इस तरह हमें बाबूजी को याद दिलाया। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? तुम कहो के साथ ठेल मठाल के उपरांत मैंने अगुवा होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया। अगुवा अर्थात नेता, यानी नेता बनकर महादेवी बालिका महादेवी ने अगुवा बनकर आगे आकर पिताजी को बताया, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठाकर सजा दी जाती है। पता नहीं हमारे ज्ञान के वजस्त्र स्रोत रामा को डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया। कि एक दिन हमारे घर में हमने देखा कि एक चॉकलेटी रंग का टट्टू हमारे आंगन के बरामदे में बांधा गया। बरामदा यानी घर के आगे का खुला भाग। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा बनाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने, घूमने आदि की देखरेख के लिए सुट्टन नाम का साइस रखा गया। साइस यानी घोड़े की देखभाल करने वाला आदमी। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि घोड़े की देखभाल करने के लिए किसे रखा गया? तो घोड़े की देखभाल करने के लिए छुट्टन नाम के साइस यानी घोड़े की देखभाल करने के लिए उसे रखा गया था। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। आतंकित यानी भयभीत। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। रामा तो नौकर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो डांटने,
फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकी कि रामा हमारे घर का नौकर ही नहीं था। रामा हमारे साथ इतना धुल मिल गया था कि वो हमें डांट भी सकता था, हमारा कान भी खींचता था, जिससे हम रोजी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सकते। रोजी एक कुतिया है और निक्की नेवला है। उनके घर में वो अनेक पशुओं को पालती थी। महादेवी वर्मा को पशु के प्रति, प्राणियों के प्रति बहुत प्रेम था, लगाव था। बाबूजी से यह सुनकर भी वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया। हम 5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे कि बाबूजी ने कहा कि यह टट्टू तुम्हारी सवारी के लिए लाया गया है, लेकिन 4-5 दिन तक हम उसे रुष्ट और अप्रसन्न रहे। परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त ही कर ली। 4-5 दिन तक तो हमारे साथ अप्रसन्न रही, लेकिन अंत में वो हमारी मित्र बन जाती है। रामा से उनका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। कि रामा के पूछने पर पता चला कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। कि हमने रामा को उनका नाम पूछा तो रामा ने उनका नाम ताज रानी बताया, यानी रामा ने घोड़ी का नाम ताज रानी बताया। ताज महल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम सब उसके प्रति बड़े सहृदय हो गए थे। कि ताजमहल आगरा में आया हुआ दुनिया की 7वीं अजायबी है। वो बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी यानी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा से पिघल गया और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे कि यह हमारे घर में आई हुई ताजमहल की रानी की तरह थी और उसे देखकर इस प्रकार खुशी का अनुभव करते, जो बाद में लेखिका उनके बारे में बताती है कि वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आँखों में बसी जैसी है। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी। खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता आयल का गुच्छा यानी गर्दन के बाल, बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आँखें, बड़ी काली और पारदर्शी जैसी आँखें, पारदर्शी यानी जिसे आर पार हम देख सकते हैं। लाल नथुने जिन्हें फुलाकर चारों ओर की गंध लेती रहती है। नथुने यानी नाक को फुला कर चारों ओर की ये ताज रानी यानी रानी गंध लेती रहती थी। उजले दांत और लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी होठों वाला लंबा मुंह, जो लोहा चबाते रहने पर भी क्षत विक्षत नहीं होता। क्षत विक्षत होना यानी घायल होना। मुंह में जो लोहे की लगाम होती है उसे चबाने पर भी मुंह में घाव नहीं होते। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है। घोड़ी ऊंची भी है, पीठ की चौड़ाई भी बहुत सुंदर है। सुडौल मजबूत पैर और सघन पूंछ, जो मक्खियाँ उड़ाने के क्रम में मोर छल के समान
उठती गिरती थी। सुडोल यानी अच्छे आकार वाले मजबूत पैर, सघन पूंछ, मोरसल के समान यानी मोर के पूंछ से बना झाड़ू जैसी पूंछ, मोर के पूंछ से बना झाड़ू जैसी पूंछ मक्खियाँ उड़ाने के लिए हमेशा उठती गिरती थी। उस समय सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ काल के उपरांत भी स्मृति पट पर वे रेखाएं उभर आती है, जैसे किसी अदृश्य शाही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। लेखिका यह रेखाचित्र बड़ी उम्र में लिखती है, लंबे समय के बाद लिखती है। जब बचपन में उनके साथ रहती थी, खेलती थी, तब मैं इतनी छोटी थी, ये सब समझने की बुद्धि नहीं थी। लेकिन इतने दीर्घ काल के बाद यानी लंबे समय बाद पट पर अदृश्य स्याही से लिखे अक्षर की तरह प्रत्यक्ष होने लगते हैं। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों न हुई होती, तो हम रोजी और निक्की के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। कि रोजी और निक्की तो छोटे जीव है, इसलिए कमरे में रख सकते हैं, लेकिन रानी तो बड़ा प्राणी है, इसलिए कमरे में नहीं रख सकते। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बना। अस्तबल यानी घोड़ों का आवास। ये शब्द समूह के लिए एक शब्द है। घोड़ों को बांधने की जगह यानी अस्तबल। अराजकता यानी अव्यवस्था। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना नहीं था, अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आते ताक थे। बरामदा यानी ओसारी, घर के आगे की खुली जगह, खुली अलमारी और आते ताक यानी दरवाजे थे। उन्हीं में हमारा स्वेच्छा विस्थापित और शरणार्थी खिलौनों का परिवार स्थापित होने लगा। कि वहाँ पर हमारे सभी खिलौने रहते थे और वह हमारे शरणार्थी खिलौनों की जगह थी। स्वेच्छा यानी अपनी इच्छा के अनुसार, विस्थापित यानी स्थान से हटाया हुआ, शरणार्थी यानी शरण में आया हुआ। रानी की गर्दन में झूल झूल कर, उसके कान और आयाल में फूल खोस खोस कर और उसको बिस्कुट मिठाई आदि खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे मैत्री कर ली कि हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और हिनहिनाने लगती। अब हम रानी के साथ धुल मिल गए थे। गर्दन पकड़कर झूला झूलते, कान और आयाल यानी गर्दन के बालों का गुच्छा उसमें फूल लगाते, मिठाई बिस्कुट खिलाकर उससे हमने मैत्री कर ली। हमें न देखने पर वो पैर पटकती और जोर से हिनहिनाती थी। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ कि जिसके लिए हम उसे लाए थे, वह हमारा कार्यक्रम अब शुरू हुआ। घुड़सवारी यानी घोड़े पर बैठकर की जाने वाली सवारी। शब्द समूह के लिए एक शब्द। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनवाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। कि हमें अब घुड़सवारी करनी थी, तो हम उनकी नंगी पीठ पर तो सवारी नहीं कर सकते, इसलिए एक जीन खरीदी गई और मेरे भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली जीन बनवाई गई। जीन यानी घोड़े पर बैठने का चमड़ों का आसन। बाहर चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते
बारी बारी से चबूतरे पर आरूढ़ होते। चबूतरा यानी ईंट और माटी से बना ऊंचा स्थान। आरूढ़ होना यानी सवार होना। और छुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। घोड़ों की देखभाल करने वाला छुट्टन भी हमारे साथ रहता था। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता। यानी संध्या समय रानी उस पर सवार होती थी, परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी। विद्रोह यानी बगावत। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूलकर तथा स्टूल के सहारे उनकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था। इस तरह हम रानी के साथ कितना ही खेलते, कभी संतोष नहीं होता था। अंत में एक छुट्टी के लिए दोपहर में सबके सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी शिक्षा लेने लगे। तो हम सब बच्चे रानी को बाहर चबूतरे के पास ले आए और उनकी नंगी पीठ यानी बिना जीन रखे उस पर हमने बारी बारी घोड़े पर सवार होने की अधूरी शिक्षा पूरी की। यह स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारी अराचक यानी अव्यवस्था, अराचक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है, क्योंकि बच्चे अबोध होते हैं, नासमझ होते हैं। अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं। सभी को एक ही दृष्टि से वो देखते हैं। यहाँ पर मनुष्य के बाल मन की चेतना की लेखिका ने बात की। विभिन्न स्तरों का बोध नहीं होता, सामान्य चेतना का ही वो बोध करता रहता है। उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति जैसे एक ही परिवार के हो, ऐसा वो महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था। रोजी इच्छा अनुसार उसकी गर्दन पर उछलकर चढ़ती और नीचे कूदती थी और हम सब उनकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो। रानी की पीठ पर बैठने का ऐसे गर्व का अनुभव करते थे कि जैसे मयूर सिंहासन पर बैठे हो। मयूर सिंहासन यानी मयूर के आकार का आसन, सिंहासन यानी सिंह की आकृति वाला आसन। ये शब्द समूह के लिए एक शब्द है। निक्की यानी नेवला रानी की पूंछ पर लटक कर झूला झूलता था। रुचि कुतिया उनकी गर्दन पर उछलती कूदती रहती थी। रानी हम सब की शक्ति और दुर्बलता जानती थी। रानी को पता है ये बच्चे हैं, नासमझ है, छोटे हैं, इसलिए रानी एक पशु होकर भी उसे पता है बच्चों के बारे में। रानी सभी बच्चों की कमजोरी जानती थी कि बच्चे छोटे हैं, नासमझ है। उसकी नंगी पीठ पर आयाल पकड़कर बैठने वाले को वह दुल्की यानी धीमी चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। रानी उसके नंगी पीठ पर जो बैठने वालों को धीमी चाल से उसे घुमाकर संतुष्ट कर देती थी कि बच्चे गिरने का डर होता था, इसलिए वो धीमी चाल से उन्हें घुमाकर संतोष कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली संटी उसके पैरों में मार दी। संटी यानी सोटी। चोट लगने की संभावना ही नहीं थी, परंतु इससे न जाने उनका स्वाभिमान
आहत हो गया था या कोई दुखद स्मृति उभर आई, वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़ बांध रखने का संकल्प किए हो। संटी लगने से रानी के उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है और वह तेज भागने लगती है। कुछ दूर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित था। तो लेखिका रानी की गर्दन पर उड़न खटोले की तरह कुछ देर के लिए संभाल रखती है, लेकिन आखिर गिर ही जाती है। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत यानी भूतकाल, बीता हुआ समय, तो अतीत के वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो। प्रस्तर प्रतिमा यानी पत्थर की मूर्ति हो, इस तरह लौट आती है। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछोने पर पड़ा रहना पड़ा। लेखिका के गिर जाने से सभी साथी बच्चों की चिल्लाहट सुनकर सभी लोग दौड़कर आ गए। बिछौने पर रहना पड़ा अर्थात बीमार रहना, बिछौने पर पड़ा रहना अर्थात बीमार रहना मुहावरा है। इस तरह कई दिनों तक बालिका लेखिका बीमार रही और बिछौनों पर उन्हें पड़ा रहना पड़ा। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी कि मेरे आंसू आ गए। इस तरह लेखिका के गिर जाने से रानी के मन में भी पश्चाताप था। एक बार भाई के जन्मदिन पर रानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। भाई के जन्मदिन पर रानी ने उनके लिए सोने के कड़े भेजे। सामान्यतः हम कोई नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। यानी बच्चों के लिए घर में कोई भी नई चीज़ आती तो रानी को अवश्य दिखाने जाते थे बच्चे। सुंदर छोटे छोटे शेर मुँह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतार कर रानी के खड़े सतर्क यानी सावध कानों में वलय की तरह पहना आया। वलय यानी कंकण। तो भाई ने शेर मुँह वाले कड़े यानी कंकण रानी के कानों में पहना दिए। फिर हम सब खेलने में कड़ों की बात भूल गए। संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई, पर कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला। कड़े रानी के कानों में पहनाने के बाद खेल खेल में भूल गए। बाद में शाम को भाई के हाथ में कड़े न देखकर माँ ने पूछ लिया, तब जाकर कड़ों की खोज शुरू हुई। कड़े मिलना मुश्किल लग रहा था। रानी अपने कानों को खुरों से खोदती और हिनहिनाती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। धन तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। यानी एकाएक बाबूजी का ध्यान रानी की ओर गया। वह अपने कानों को खुरों से खोदती और हिनहिनाती रही थी, तो बाबूजी ने वहाँ से मिट्टी हटाने का आदेश दिया और वहीं से कड़े मिल गए। इस प्रसंग से रानी सबके हृदय में बस जाती है। हृदय में स्थान पाना यानी प्रिय होना मुहावरा है। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है। स्मरणीय यानी यादगार। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को
देखा। यह कहाँ था? एक सवेरे रानी के पास छोटे से घोड़े को देखकर बच्चों के मन में प्रश्न होता है कि कल तक तो यह नहीं था, यह छोटा घोड़ा अचानक यहाँ कहाँ से आ गया? तो ये जानने के लिए बच्चों ने रामा को पूछा। कह कहकर रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। रामा ने बताया कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है? और रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। सिर हिलाना अर्थात स्वीकृति देना मुहावरा है। अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी। विस्मित होना यानी चकित होना मुहावरा है। ये छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते और हमको पीठ पर बैठाकर दौड़ने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं। इस तरह रानी बच्चे को देखकर बच्चों ने सोचा कि वह बिना कुछ काम किए रानी के पेट में सो रहा था। वह कुछ भी काम किए बिना दाना चारा खाता रहता था और इसे देखकर बच्चे को क्रोध आया। वो कुछ भी काम धाम नहीं करता और रानी जो खाती है वो दाना चारा खाता रहता है, इसलिए बच्चे को उस पर क्रोध आया। भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और घोड़ा निकाल लें। बालिका महादेवी के भाई ने सुझाव दिया कि चाकू से रानी का पेट चीरकर अंदर से रहे जीव को बाहर निकाल लिया जाए। तब बच्चे घोड़ों पर वे छोटे बहन भाई बैठेंगे। और रानी मेरी सेवा में रहेगी। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा। पर जब एक दो पहर को वह कहीं से शाख काटने का चाकू ले आया, तब मेरे सास ने जवाब दे दिया। एक और भी समस्या की और हमारा ध्यान गया। आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे? माँ की महीन सी सुई से तो सीना संभव नहीं था। यानी एक समस्या की ओर बच्चों का ध्यान गया कि पेट चीर डालने पर सिएंगे कैसे? सुई डोरा से काम चलेगा नहीं और माँ के पास जो सुई होती वह महीन यानी छोटी होती है, इसे तो सीना संभव नहीं है। टाट सीने का बड़ा सूजा रामा अपनी कोठरी में रखता था। वहाँ हमारी पहुँच नहीं थी। टाट यानी कंतान सीने का बड़ी सुई रामा अपनी कोठरी में रखता था। वहाँ हमारे लिए जाना संभव नहीं था, इसलिए यह सुझाव व्यवहार में न लाया जा सका। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमें न अपना क्रोध स्मरण रहा और न प्रस्ताव। यानी अब अश्व शिशु बड़ा होने पर सब उसके साथ खेलने लगे और पेट में रहे जीव के प्रति उसका क्रोध शांत हो गया। तो यहाँ पर इस प्रसंग से लेखिका ने बच्चों के मन में कुछ कार्य करने के बाद क्या परिणाम होता है उसकी ओर हमारा ध्यान दिया है कि सबने रानी का पेट काटने का सोचा, लेकिन उससे रानी मर भी सकती है। वह किसी के समझ में नहीं आई बात, और वो किसी को और पूछते भी नहीं है। घर में बड़ों से ऐसा काम करना चाहिए या नहीं, ये पूछते नहीं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी काम करने से पहले हमें बड़ों से पूछना चाहिए। तो इस पाठ में प्राणियों के प्रति मनुष्य की दया भावना बताया है। प्राणी और पशु के अंदर संवेदना होती है।
उनका भी आत्मसम्मान होता है, उसे हमें ठेस पहुंचाना नहीं चाहिए। इस प्रकार प्राणी के साथ रहकर हम जीवन आनंदमय बना सकते हैं। और ये बात इस पाठ में बताई गई है। तो ये पाठ यहाँ पर पूर्ण हुआ। अब शब्दार्थ और टिप्पणी देखते हैं। बदरी बादल, अनुकंपा यानी दया, भावना प्रकट करना। रियासत राज्य, ठेल मठाल चलना। विलायत ब्रिटेन, विस्थापित स्थान से हटा हुआ। अस्तबल घोड़ों का आवास। अयाल लगाम यानी यहाँ पर गर्दन के बाल कहा जाता है। बागडोर। संटी सोटी, बरामदा वरंडा। बरंडा आँखों में मुहावरा, आँखों में बसना, हृदय में समाना। जवाब दे देना, अंत हो जाना, नष्ट हो जाना। तो टिप्पणी भी यहाँ पर समाप्त हुई। धन्यवाद। जय भारत।